हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर है 12। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्पेसिफिकली। और इसके अब अपन आ चुके हैं अब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पे, जिसको आप लोग प्यार से कहते हैं वन शॉट रिवीजन वीडियो। ठीक है, चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बेसिकली इसके अंदर थ्योरी बहुत सारी होने वाली है और इसमें बहुत सारा जो कंटेंट है ना वो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से भी मैच करता हुआ आपको नजर आने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़ते पढ़ते थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ब्रशअप अपने होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके एंट्री वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है भाई साहब, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, हर एक लाइन को तरीके से पढ़ना है। देखो क्या होता है ना कि मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी लाइन पे उठ के सवाल आ जाएगा ना। होता क्या है ना, जब भी कोई सवाल आएगा तो जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो यू नीड टू हैव सम प्री डिफाइंड प्री सेट फ्रेजेस इन योर माइंड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो वो सब चीजें कैसे मालूम चलेगी भाई? लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे, तभी मजा आएगा, तभी आपके दिमाग में वो चीजें बैठेंगी और तभी आप उसको आंसर राइटिंग के टाइम पे तरीके से इन्वॉल्व कर पाएंगे उस पर्टिकुलर फ्रेजेस को अपने आंसर के अंदर। ठीक है, तो जरा देखते हुए चलते हैं। फिजिक्स ऑफ गैसेस इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स इन थर्मोडायनेमिक्स। परसेप्शन चल रहा है अभी। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, सही बात है सर, एग्जिस्टिंग आइदर इंडिविजुअली और बाउंड टुगेदर एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स द थ्री बेसिक फीचर्स ऑफ गैसेस। ठीक है, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, यहां पे हम तीन बेसिक फीचर्स को एक साथ रिलेट करने वाले हैं, विच इज बेसिकली वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा सर, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं क्या? यस सर, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन की ही यहां पर बात चल रही है। तो वो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या होती है सर? वैसे तो होती है PV = NRT। ठीक है, जहां पर P का मतलब क्या होता है सर? दिस P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, एब्सोल्युटली। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, एब्सोल्युटली। N इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, N अपने पास में क्या होगा सर? N होगा नंबर ऑफ मोल्स। R अपने पास में क्या होगा सर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ओके सर, डन। एंड दिस T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर and this T basically stands out for the temperature। ये वाली बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई है। तो जो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन आपके पास में यही है जो कि तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स को रिलेट करती है, प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द रिजल्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एटम्स टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर। ठीक है, ये वाला भाई ये कितना प्यारा परसेप्शन है अबाउट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बेसिकली तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही प्यारा जरिया है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द रिजल्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एटम्स टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर। अगर एटम्स के पास में ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा डिस्टेंसेस वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा, ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि कम, उसके पास फ्रीडम कम है, ठीक है, उसके आइटम्स के पास में, उसके मॉलिक्यूल्स के पास में फ्रीडम कम है, तो वो कम स्पेस ट्रैवल करेगा, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को ना इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर फ्रीडम ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, फ्रीडम कम है तो फिर कम ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया जा सकेगा। ठीक है, ओके सर। अब यहां पे प्रेशर, ये तो वॉल्यूम की बात हो गई, किसकी बात हो गई? वॉल्यूम की बात हो गई। ठीक है, प्रेशर की बात यहां पे कैसे की जाएगी? प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ एटम्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड, अच्छा यहां पे तो प्रेशर को अपन डिफाइन कैसे करा है? प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ एटम्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एग्जैक्टली सर, जब एटम जाकर के कंटेनर के वॉल्स पे स्ट्राइक करते हैं तो फिर वहां पर बाकायदा एक प्रेशर वो एक्सर्ट करते हैं, तो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ प्रेशर। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद द काइनेटिक
एनर्जी ऑफ द एटम्स। यस सर, प्रेशर की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई, फिर आती है बात किसकी सर, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर is associated with the kinetic energy of the atoms। ठीक है, अगर एटम्स के पास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो आप कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है ना गैस कंटेनर का वो ज्यादा बढ़ चुका होगा। अगर टेम्परेचर कम कर दिया है तो जो गैस के एटम्स है उसके पास में एनर्जी कम हो जाएगी। तो मतलब आप एनर्जी से टेम्परेचर को और टेम्परेचर से एनर्जी को बाकायदा रिलेट कर सकते हैं। ये परसेप्शन आपके दिमाग में फिट हो चुका है? यस सर, फिट हो चुका है। प्रेशर की बात समझ में आ गई, वॉल्यूम की बात समझ में आ गई, टेम्परेचर की बात समझ में आ गई। ठीक है, द काइनेटिक थ्योरी was developed by Maxwell, Boltzmann and Gibbs in the 19th century। और जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है ना, तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसका आप लोगों ने बहुत नाम सुन के रखा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, या तो 11th में या तो 12th में, बट केमिस्ट्री में है जरूरी है गिब्स फ्री एनर्जी नाम की चीज। ठीक है, बाकी मैक्सवेल ने तो और भी बहुत सारे काम करे और बोल्ट्जमैन का इंट्रोडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नाम की चीज इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा किसी चैप्टर में खास यूज तो होता नहीं है इसका। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे की तरफ लेकर के चला जाएगा। ओके सर, डन, बढ़िया। अगले वाले पे आ जाओ। दिस थ्योरी स्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, एक्सेट्रा, टू द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये सब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की स्पीड हो गई है, मोमेंटम हो गया मॉलिक्यूल्स के, ये सब बिल्कुल बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। बट व्हेन यू आर कंसर्न विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज तो वहां पे आता वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, इस तरह की चीजें आती हैं फॉर अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, जब भी मैं ये शब्द आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ना, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, तो आपके दिमाग में क्या चीज बैठनी चाहिए कि अपने पास एक बीकर है। ठीक है, अपने पास में एक बीकर है, बीकर के अंदर गैसेस भरी हुई हैं और मन करे तो ऊपर एक ढक्कन लगा देना। ठीक है, तो इसके ये जो अभी आपके सामने बंद करके रखा हुआ है ना, इसे हम कंसिडर करेंगे एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में। तो जब भी ये शब्द आएगा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, दैट्स इट, ना उससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। ठीक है, ओके सर, चलिए अब आते हैं मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर पे। तो जॉन डाल्टन प्रपोज द साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी अबाउट 200 साल पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम एटम्स आर द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि बात बाद में जाकर के फिर गलत भी साबित हो गई थी। एटम, इनके अनुसार एटम वॉज इनडिविजिबल, लेकिन असलियत में एटम टूटता है, उसके अंदर फिर क्या होता है सर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होते हैं। तो एटम ऐसा नहीं है कि इनडिविजिबल है, लेकिन डाल्टन को ऐसा लगा था। ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी एक गिवन एलिमेंट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आयरन। ठीक है, तो आयरन का हर एटम जो है ना वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, आयरन का जो हर एटम है वो आइडेंटिकल होगा। तो ऑल द एटम्स ऑफ वन गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उसके एटम्स फिर अलग अलग तरह के होंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल। यूरेनियम का एटम और आयरन का एटम, दे आर नॉट इवन आइडेंटिकल। ठीक है, मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, बहुत चीजें अलग है वहां पे। ठीक है, ओके सर, द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10 मीटर के आसपास। जो ये छोटी पावर्स होती है ना, 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, ये सब आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी। ठीक है, तो मैं करवा चुका हूं इन चीजों को, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो मॉलिक्यूल हमेशा एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब मल्टीपल आइटम्स मिल करके इकट्ठा होकर के कंबाइन होते हैं ना, तो एटम्स कंबाइन होकर के जो बनाते हैं, ये से कहा जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके सर, as elements are often in the form of molecules, तो Dalton's atomic theory can also be called as the molecular theory of matter। ठीक है, एटम्स यूजुअली क्या है ना, मोनोटॉमिसिटी में एग्जिस्ट करते नहीं इतना यूजुअली, इतना ऑफन, तो वो यूजुअली क्या करते हैं कि कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसलिए इसको अपन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर का भी नाम दे देंगे, तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ओके सर, डन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स हैव बीन यूज्ड इवन टू सी दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए इनको अपन यूज कर चुके हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स में, इन सॉलिड्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इज अबाउट जस्ट 2 एंगस्ट्रॉम। सॉलिड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी बहुत ही टाइट पैकिंग कर दी जाती है, तो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही पास और पास रहते हैं। ठीक है, द इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड्स में अगर चेक किया जाए तो इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। लिक्विड में, इंटरमीडिएट और गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ना के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ? यस सर,
दैट इज वाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स के पास में डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है और डिफाइंड वॉल्यूम होता है। किसके पास में सर? सॉलिड के पास में। अगर मैं आपसे बात करता हूं गैसेस की, तो गैसेस के पास में कोई डिफाइंड वॉल्यूम नहीं होता है। अगर गैसेस को आपने छोटे कंटेनर में रखा है तो वो छोटे कंटेनर को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा वॉल्यूम वाइज। अगर आपने उसी गैस को बड़े कंटेनर में रख दिया तो वो बहुत सारे वो बड़े पूरे कंटेनर को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैसेस पूरा जो शेप, जो पूरा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है ना, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। आई मेरी बात समझ में? गैसेस पूरे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनका कोई डिफाइंड वॉल्यूम जो है वो नहीं होता है गैसेस का, ठीक है। लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड्स में इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इज अबाउट द सेम, 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही होती है। बट द एटम्स इन द लिक्विड आर नॉट एज रिजिडली फिक्स्ड एज इन सॉलिड्स, ठीक है। तो जितनी रिजिडिटी सॉलिड के पास में होती है ना, उतनी रिजिडिटी आप लिक्विड्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरमीडिएट होती है। ओके सर, बढ़िया। द इंटरएटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर रिलेटिवली वीकर। इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे तगड़ा था, लिक्विड्स में फिर भी इंटरमीडिएट हो जाता है। देयरफॉर लिक्विड्स कैन फ्लो, और इसलिए फ्लूइड्स एक टर्म आपने सुना होगा, ठीक है। फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड्स भी आ जाती हैं, गैसेस भी आ जाते हैं। मतलब ऐसा स्टेट ऑफ which has ability to flow, ऐसा state of matter which has ability to flow, उसे हम क्लासिफाई कर देते हैं as fluids। तो liquids हो गए, gases हो गए, इन दोनों को हम collectively fluid का नाम दे सकते हैं, इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, डन। therefore liquids can flow, बढ़िया सर। the liquids have definite volume but no definite shape and size, ठीक है। लिक्विड के पास डिफाइंड वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप एंड साइज नहीं होता है। लिक्विड का शेप वही होगा जो कि कंटेनर का शेप होगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए किसी ऐसे कंटेनर में लिक्विड को भर दिया, 2 मिनट बस थांबा, ये तो अपना हो चुका था ना। अगर आपने किसी ऐसे कंटेनर में लिक्विड को भर दिया तो लिक्विड पूरा इसका शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, लिक्विड पूरा इसका शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कंटेनर यूज कर लिया है, अगर आपने ऐसा कोई कंटेनर यूज कर लिया तो लिक्विड जो है फिर वो ऐसे शेप में ढाल लेगा अपने आप को, ठीक है। तो इसके पास खुद का कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इटसेल्फ। आगे मेरी पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा तो क्लियर है सच। ओके, therefore liquids can float, सही बात है। liquids have definite volume but no defined shape and size, कोई defined shape and size नहीं होता। gases की जहां तक बात की जाएगी ना, interatomic distances are in tens of angstroms, ठीक है। वहां पे 1-2 एंगस्ट्रॉम था, gases में तो interatomic distances जो है ना वो tens of angstroms में होता है, काफी दूर दूर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो भी ना के बराबर होता है। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे शानदार होता है सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड्स में, सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। तो therefore the interatomic force of attraction are much weaker in gases। ओके सर, डन। the atoms are much freer in gases, गैसेस में एटम जो है वो रिलेटिवली ज्यादा फ्री होते हैं। that is why gases have neither fixed volume nor fixed shape and size। गैसेस के पास में ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना तो फिक्स्ड साइज होता है, ठीक है। ओके सर, लिक्विड्स के पास में एटलीस्ट फिक्स्ड वॉल्यूम तो था, गैसेस के पास तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। इट ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इटसेल्फ। ओके सर, बढ़िया। द आइटम्स ऑफ गैसेस कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर कोलाइडिंग, ठीक है। सॉलिड्स में ऐसा नहीं है भाई, सॉलिड्स में एटम्स का मोशन इतना आराम से, इतना फ्री मोशन नहीं होता है सॉलिड्स में। लिक्विड्स में फिर भी चलो होता है, लेकिन गैसेस में तो भाई साहब एकदम ही फ्री मोशन होता है, एकदम ही फ्री मोशन होता है। बहुत लंबे डिस्टेंसेस के बाद एक गैस का मॉलिक्यूल किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से टकराने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। लंबे लंबे डिस्टेंसेस वो ट्रैवल करते हैं, तब जा करके कहीं चांसेस बनते हैं कि अब ये गैस का मॉलिक्यूल किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर पाएगा। ओके सर, डन। द एवरेज डिस्टेंस एन एटम या मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड एज द मीन फ्री पाथ। यहां पे डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है चुपके से, ठीक है। क्या प्रस्तुत करिए सर? डेफिनेशन, द एटम्स कहां से यहां से सर। द एवरेज डिस्टेंस an atom या molecule can travel without colliding is called as the mean free path, ठीक है। इसे कहा जाता है सर mean free path। in case of gases in case of gases the mean free path is of the order of 1000 of angstroms, ठीक है। गैसेस में मीन फ्री पाथ जो होता है ना वो हजारों एंगस्ट्रॉम्स में होता है और एंगस्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर 10 to the power -10, ठीक है। ओके सर, डन। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। मैं एक दफा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग इस खूबसूरत सी चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बोले हाँ कि ना? यस सर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर।
चलिए, दो द एवरेज प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया ऑफ द गैस आर कांस्टेंट, येट द गैस इज फुल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एवरेज प्रॉपर्टी जो है ना, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एवरेजली वो तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद द गैस इज फुल ऑफ एक्टिविटी। द मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ द गैस आर इन इंसेसेंट मोशन, कोलाइडिंग विथ वन अनदर एंड चेंजिंग देयर स्पीड ड्यूरिंग कोलिजन। गैस का आपने प्रेशर सेम रख दिया, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद गैस इज फुल ऑफ एक्टिविटी। उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो लगातार मूव कर रहे हैं, बहुत ही तगड़ा उनके बीच में मोशन चल रहा होता है, और वो कोलिजन बार बार गैसेस जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन चल रहा होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है सर, तो दस द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ गैसेस इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पर जो आप गैसेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको इक्विलिब्रियम अचीव कर पाते हैं, तो दैट इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज इन टर्न डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज गैसेस का आपने एवरेज वाइज अगर चेक करें तो जो उसके मेजर प्रॉपर्टीज है लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको आपने समहाउ कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद द गैस इज बेसिकली फुल ऑफ एक्टिविटी। इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार कोलाइड कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के साथ में भी कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो दैट इज गोइंग टू बी अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब भी आप एक्सप्लेन करना चाहें कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है, तो ये जो बुलेट पॉइंट है ये आपकी बहुत बड़ी सहायता करने वाला है। ठीक है सर, ओके। We now know that atoms are no longer indivisible. डाल्टन ने तो कहा था कि atoms are indivisible, लेकिन उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, हमको ये बात मालूमात हासिल हो गई कि भैया atom is basically divisible। तो यहाँ पे लिखा हुआ है we now know that atoms are no longer indivisible। indivisible नहीं है, divisible है। ठीक है, every atom consists of a nucleus and electrons। न्यूक्लियस होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर काट रहे होते हैं ऑर्बिट्स में, और वो बताया था नील बॉर्ड ने कि भैया ऐसे ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जो कि नॉन रेडिएटिंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे। उन ऑर्बिट्स में मूव करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा, बिकॉज उस गिवन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। नील बॉर्ड ने अपने पोस्टुलेट में बताया के रखा हुआ है। इसका हम प्रॉपर प्रूफ देखते हैं फिजिक्स में, क्लास 12th में एटम्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए ओके। अगर आपके अंदर बहुत इच्छा हो जानने की तो आप जा करके मैग्नेट ब्रेन्स के ही चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 12th में एटम्स के अंदर बाकायदा पढ़ सकते हैं नील बॉर्ड का पोस्टुलेट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, ऐसा कुछ उसके अंदर कोई ऐसा सुपर कॉन्सेप्ट नहीं लग गया है कि आप 11th के स्टूडेंट होगा कि ना पढ़ पाए उसको। ठीक है, जो बताया है बिंदास तरह से बताया है, पूरी बात समझ में आ जाएगी। बहुत अगर मन करे जाकर के देख लेना एक बार। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपने और चीज क्या देखनी है अपने को, द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जो कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इवन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, हालांकि हमें क्वार्क्स की स्टडी करनी नहीं है, लेकिन फिर भी एट द बैक ऑफ द हेड अपने को मालूम होना चाहिए कि भाई ये भी ना क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क भी एक पार्टिकल होता है। एंड हु नोज इवन द क्वार्क्स में नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी। ये लाइन मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, ये आपके पास ना स्कोप छोड़ देती है। ठीक है, आपको इस बात की जिज्ञासा बने रहेगी हमेशा कि क्या पता यार ये भी कई चीजें टूटती हो, बिकॉज अब ये तो भाई ये तो एवोल्यूशन की हिस्ट्री, मतलब चलता ही रहना ये सब चीजें थी। अब आगे आज से 100 साल के बाद जब कोई पढ़ रहा होगा तो हमें क्या पता कि जो लेक्चर है यहां पे जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ठीक है, कि एंड हु नोज इवन द क्वार्क्स में बी मेड अप ऑफ मे नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी। क्वार्क्स भी डिविजिबल हो, हमको इसके बारे में अभी एट प्रेजेंट कोई जानकारी नहीं है। 100 साल के बाद शायद ऐसा हो सकता है, कुछ और डिस्कवरीज हो जाएंगी। तो फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझना इस बात को कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हमको इस बात का ख्याल रखना है कि भाई स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, हमें इसमें पॉसिबिलिटीज और भी दिख रही हैं, आगे और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ओके सर, डन। ओके, आगे बढ़ा जाएगा इसके अंदर। रिचर्ड फेनमैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ 20th century, considers the molecular nature of matter so significant that in the event of destruction of all scientific knowledge, he feels that the atomic hypothesis must be communicated to the next generation of creatures in the universe। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन के अनुसार, भाई कभी आप इनके बारे में सर्च करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख करके रखी हुई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इनके साथ साथ। तो रिचर्ड फेनमैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, उनको ऐसा लगा था कि भाई, उनको ऐसा लगता था कि अगर भाई दुनिया का अंत भी अगर हो रहा हो ना, तब भी जो ये एटॉमिक थ्योरी है ना, वो अगली जनरेशन को पास ऑन कर देनी चाहिए। अगर सब कुछ खत्म भी हो जाएगा ना, तब भी इस थ्योरी के बलबूते इस पे काम करके फिर से बाकी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो मतलब इकलौती ऐसी नॉलेज जो कि अगले जनरेशन में पास ऑन होनी चाहिए, दैट इज द एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उनको ऐसा लगा था। ओके,
All things are made of atoms. Little particles can go around in perpetual motion, attracting one another when they are in a little distance apart, but repelling when they are being squeezed into one another. इसका बहुत ही तगड़ा एग्जांपल आपको न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर फोर्स में देखने को मिलता है कि जब भी दो न्यूक्लियॉन्स को 0.8 फर्मी मीटर के पास, उससे भी कम की दूरी पर रख देते हैं ना, तो उनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म, रिपल्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोलो हाँ कि ना, ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। ओके, अब जरा देखेंगे अपन इसमें बेसिक आइडिया। Compared to solids and liquids, it is easier to understand the properties of gases। ठीक है, हालांकि हम लोग solids और liquid में mechanical properties of solids भी पढ़ चुके थे, mechanical properties of fluids भी हम पढ़ के रख चुके हैं। ठीक है, now यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं gases के बारे में। This is because molecules in gases are far apart and mutual interaction amongst the molecules are negligible except when they collide। ठीक है, यहाँ पे ना गैस के जो molecules है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनकी जो mutual interactions हैं उनकी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इनफैक्ट आइडियल गैस में ऐसा माना जाता है कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो उनको पास लाने में, उनको दूर लेके जाने में हमें कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं होती। और सिंस हमें कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, तो गैसेस के पास में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। किसी भी सिस्टम के पास में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती कैसे? सर, जब उस पर आप कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आपको इनकेस कुछ वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कैसे सर, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइडियल केस की बात कर रहा हूं, आइडियल गैसेस की बात कर रहा हूं कि आइडियल गैसेस में, आइडियल केस में गैस के दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में या गैस के दो मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने में हमें कुछ खास वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब हमें कुछ खास वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जब वर्क ही नहीं करा तो गैस के अंदर वो एनर्जी स्टोर ही नहीं हो पाएगी, तो उसके पास में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि गैसेस के पास में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो ओनली। ठीक है, ओके सर, डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये काम आती है। At low pressure and high temperature, much above the temperatures at which gases liquefy or solidify, the gases follow a simple relation। और वो relation क्या होता है सर? PV is equals to KT। यहाँ पे K stands for basically N into R। ठीक है, तो अभी basically PV is equals to KT हो जाएगा। बाद में तो खैर ये अपना रूप चेंज करता है, PV is equals to NRT बन करके सामने आता है आपके। ठीक है, ओके सर, डन। अब जरा ध्यान देते हैं अपन यहाँ पे, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस। K अपने पास में कांस्टेंट है, दैट वेरीज विथ वॉल्यूम ऑफ द गैस और विथ नंबर ऑफ एटम्स। आ गया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे जिक्र होना शुरू हो चुका है। तो वे N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन द सैंपल एंड Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे जो Kb लिखा है ना, दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि हम जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं ना, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है ना, वो अवोगाड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, प्रोडक्ट से मिलकर के बनता है। ठीक है, जहां पे R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, N अपने पास में क्या है सर? अवोगाड्रो कांस्टेंट है। N अपने पास में क्या है सर? अवोगाड्रो कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू क्या होती है सर? इसकी वैल्यू होती है 6.02 10 to the power 23। ठीक है, और अपने पास में Kb क्या है सर? Kb अपने पास में बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, Kb अपने पास में क्या है बेटा? Kb अपने पास में सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हो? और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है सर? 1.38 10 टू दी पावर, याद रखना बेटा, माइनस का 23 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर? ये 10 टू दी पावर माइनस का 23 होता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट किया जाएगा किसका? अवोगाड्रो कांस्टेंट का और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। इनके प्रोडक्ट से आपको मिलता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके सर, डन 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 डन। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी भी हुई थी, तो विच इज सेम फॉर ऑल द गैसेस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। तो मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे की तरफ ले करके चलते हैं। ओके सर, डन 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 हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो द परफेक्ट गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल्स टू म्यू RT। कहीं कहीं पे N, कहीं कहीं पे म्यू लिख देंगे अपन, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। म्यू स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही चीज लिखी हुई जो मैंने कहा था कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दैट इज बेसिकली गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ अवोगाड्रो कांस्टेंट एंड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, सब बता चुका था। और यहाँ पे फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस म्यू इज इक्वल्स टू 1। बाकी सारे डेरिवेशंस में भी, बाकी सारी थ्योरीज में भी, फिजिक्स में हम यूनिमोलर काम करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स
उसकी वैल्यू हम 1 लेकर के चलने वाले हैं, उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। ओके सर, डन। अब यहां से अच्छा, इसकी जो वैल्यू थी वो कैसे निकाली गई थी सर? ये निकाली गई थी एट एनटीपी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर निकाली गई थी। तो 1 ग्राम मोल ऑफ ऑल द गैसेस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, भाई 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा सर? 22.4 लीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। तो 22.4 लीटर्स अपन ने कन्वर्ट, यह है तो वॉल्यूम ही ना वॉल्यूम ना फिजिक्स में अपन मीटर क्यूब में लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पे लीटर्स को अपन ने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, कुछ नहीं करना है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फटाक से आपका जो लीटर्स है वो मीटर क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर लेके अपन ने चला कितना? 273.15 केल्विन। नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर, और ये कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर। क्या बोले? 760 mm ऑफ Hg मतलब होता है वो Hg मतलब मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी ने जो प्रेशर डेवलप करा है 760 मिलीमीटर, मर्क्यूरी ने जो प्रेशर डेवलप करा है वो अपना होगा नॉर्मल प्रेशर। जब इसको अपन ने पूरा सॉल्व आउट करा, कंसिडरिंग दैट द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 10 टू द पावर 3, ठीक है भाई, 10 टू द पावर 3 अगर है सिर्फ अपने पास वो पानी का होता है, ठीक है। ये अपने पास में कितना है? 13.6 10 टू द पावर 3। और ध्यान देना ये प्रेशर अपन ने कैसे इवैल्यूएट किया होगा? अरे लिक्विड नहीं पड़ा है, एच रो जी। एच कितना लेके चलेंगे सर? 760 mm, ठीक है। तो 760 मिलीमीटर, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है पूरा मीटर्स में। उसके बाद डेंसिटी अपने पास ये रही लिक्विड की, किसकी? मर्क्यूरी की। जी की वैल्यू 9.8 अपन लेके रख ली। वॉल्यूम क्या है सर? वो उचका लो उसको ऊपर से, 22.4 लीटर्स था ना, 10 की पावर -3 चिपका करके मल्टीप्लाई कर देना, फटाक से वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है सर? मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। टेम्परेचर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड 273.15 केल्विन। पूरा इसके साथ हल्दी मेहंदी करोगे ना, इसका अपना आंसर कितना आएगा? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से क्लियर हो गया? मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलें फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, डन 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 डन। अगले वाले पे आते हैं बेटा। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। तो सर यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो Cp माइनस Cv करने पे अपने को R मिलता है, इसी को मेयर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू अ यूनिट डिग्री, ठीक है। किसी भी 1 ग्राम के गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से आपको बढ़ाना है तो जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी ना, उस हीट को अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वेरी फेमस फॉर्मूला। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। गैसेस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली दो चीजों के समेशन से आती है, ठीक है। एक देखो, U का मतलब होता है टोटल इंटरनल एनर्जी, ये आती है टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के समेशन से, ठीक है। बोले हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, UK का मतलब होता है टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है वो बढ़ जाएगा, तो देयरफॉर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि रियल गैसेस वाले केस में बेसिकली क्या होता है ना, कि किसी भी दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई खास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ रियल गैसेस होता यह है कि देयर इज नो intermolecular force of attraction. There is no intermolecular force of attraction. जब intermolecular force of attraction ही नहीं होता है तो इस वजह से क्या होगा सर? गैस के किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए या फिर उनका रिलेटिव पोजीशन चेंज करने के लिए हमें किसी भी तरह के वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमने कुछ वर्क ही नहीं करा तो देयरफॉर इसके पास इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी रियल गैसेस के लिए, ठीक है। रियल बोल रहा हूं मतलब आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये रियल नहीं है भैया, आइडियल गैसेस की बात चल रही है, ठीक है। किसकी बात चल रही है सर? आइडियल गैसेस की बात चल रही है, आइडियल गैसेस। ओके सर, डन। तो आइडियल गैसेस वाले केस में क्या होता है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 0 के बराबर होता है, ठीक है। ओके सर, तो इसका मतलब अभी इवेंचुअली हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक पर ही डिपेंड करी है, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करी है। अगर आपने टेम्परेचर को ज्यादा चेंज कर दिया तो फिर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चेंज हो जाएगी और टोटल एनर्जी ऑफ द गैस भी ज्यादा ही चेंज हो जाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? ऐसा पूरा क्लियर है? चलिए
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, सही बात है सर। रियल गैसेस में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो, ठीक है। आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल बिकम्स जीरो। वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड इट मींस दैट वर्क इज डन ऑन द गैस, सिंस द गैस इज कंप्रेस्ड देयरफॉर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। जरा ध्यान देना भाई, अगर आपने कभी भी ये निकालना है ना कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द गैस, तो अगर गैस पर आप वर्क कर रहे हैं तो दैट इज फॉर श्योर कंप्रेशन, ठीक है। अगर आप गैस पर वर्क कर रहे हैं तो आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव, डीवी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट विद एन इंक्रीज इन प्रेशर देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर आपने गैस पे वर्क करा, अगर आपने गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस देन इट मींस दैट द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और वॉल्यूम। आगे पूरी बात समझ में, यस ये वाला फंडा पूरा क्लियर आउट है। अब आते हैं अपन इंडिकेटर डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है, कैसा ग्राफ होता है जो प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन दिखाता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाएगा, ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं। जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं ना तो वॉल्यूम पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, और जैसे आप प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला मसला पूरा क्लियर है? सब बिल्कुल क्लियर है, इसको बोलते हैं अपन इंडिकेटर कर्व। अब आते हैं अपन स्लोप फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व के ऊपर, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं व्हाट इज द स्लोप फॉर आइसोथर्मल। देखिए स्लोप अपन निकालने वाले हैं आइसोथर्मल कर्व के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। अगर टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है, अगर हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज बेसिकली कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपन क्या लिख देंगे सर? अपन लिख देंगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज बेसिकली कांस्टेंट, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको अपन करेंगे डिफरेंशिएट। तो प्रेशर को छोड़ दीजिएगा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम को छोड़ दीजिएगा, प्रेशर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर चीजें क्या बनने वाली हैं जरा गौर करिएगा। V टाइम्स dP माइनस का P टाइम्स dV, ठीक है। तो यहां से dP अपॉन dV अपन करेंगे ना तो माइनस का क्या आ जाएगा सर? P बाई V आ जाएगा। तो ये जो dP अपॉन dV है ना, दिस इटसेल्फ इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्लोप, ठीक है। स्लोप का मतलब ऐसे भी क्या होता है सर? dy बाई dx होता है। इंडिकेटर कर्व में y पर आता है प्रेशर, x पर आता है वॉल्यूम, इसी वजह से हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सर dy बाई dx स्लोप होता है, तो y पे आ गया प्रेशर तो dP, और dx मतलब x पे आ गया वॉल्यूम तो dV कर दिया, तो dP बाई dV इज द स्लोप, जो कि आ गया माइनस P बाई V। माइनस बस ये शो कर रहा है सर कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में? यस ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है। दिस वाज नथिंग बट स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। अब हम शुरुआत देते हैं किस पे सर? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक पे। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या सर? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, मतलब इंडिकेटर डायग्राम, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वाले डायग्राम में अब हम स्लोप निकालने वाले हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अभी हम स्लोप निकालने वाले हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोला मैंने सर? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब करते हैं अपन इसको डिफरेंशिएट। तो प्रेशर को छोड़ दीजिएगा, v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, तो गामा v की पावर गामा माइनस 1 और dv। उसके बाद v की पावर गामा को छोड़ दीजिए, प्रेशर का डिफरेंशिएशन dp इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 0 के बराबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, v की पावर गामा माइनस गामा p, v की पावर गामा माइनस 1, dv को अपन फेंकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा सर? dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस 1, और नीचे अपन पटकेंगे इसमें तो माइनस का गामा हो जाएगा। गामा माइनस गामा निपट के हो चुका है 0, तो v की पावर माइनस 1, तो dp अपॉन dv
इज इक्वल्स टू माइनस का गामा और ये P और ये नीचे अपने पास क्या बचेगा सर, सिर्फ और सिर्फ V बचेगा, ठीक है। तो dP अपॉन dV इज इक्वल्स टू माइनस का गामा टाइम्स P बाई V। तो इसका मतलब आपने क्या चीज समझी यहाँ पे, क्या चीज आपने सीखी कि एडियाबैटिक कर्व में जो स्लोप होता है ना वो गामा टाइम्स बड़ा होता है एज व्हेन कंपेयर टू द स्लोप इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, या आइसोथर्मल कर्व। ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। थर्मस वाले केस में क्या होता है भाई, थर्मस में जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक वॉल्स है, अंदर की हीट बाहर ना जा सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, उसे अपन कहते हैं एडियाबैटिक। अरे बोलो हाँ की ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। चलिए, ग्राफ फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन एज वेल एज एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहले अपन एक्सपेंशन देख लेते हैं, फिर अपन कंप्रेशन देख लेंगे। चलो, एक्सपेंशन की बात चल रही है सर, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या होगा सर, वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, एब्सोल्युटली बढ़ेगा, और प्रेशर जो है वो घटेगा, एब्सोल्युटली घटेगा, ठीक है। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा जरा गौर करते हुए चलना। इसमें अपन ने बना दिए इसके बाकायदा दो कर्व, ठीक है, ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। इसमें अपन ने बना करके रखे हैं इसके बाकायदा दो कर्व्स। शुरू करें पूरी कहानी को। यस, थोड़ा सा यहाँ पे क्या साफ सफाई करनी पड़ेगी भाई। टन टन टन। ओके सर, बढ़िया, ठीक है। अब यहां से भी अपन जरा एक ऐसे ही लाइन मार देते हैं। ये सब अपना कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन है तो इसको अपन को ऐसे डॉटेड लाइन से करना पड़ेगा पूरा। ये अपना पूरा कंस्ट्रक्शन था ना। तो अब आप जरा एक बात समझिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है सर, एक्सपेंशन की बात चल रही है तो वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ तो रहा है। एक्सपेंशन की बात चल रही है सर तो वॉल्यूम यहाँ पर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन इसी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए, दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, इसी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा प्रेशर किस में लगाना पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर नीचे वाले कर्वेचर में लग रहा है, ठीक है। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है ना उसको अपन कहते हैं एडियाबैटिक, बिकॉज स्लोप ज्यादा किसका होता है सर, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि उसी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और उसी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए कम प्रेशर, कम इनपुट लगाना पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरा कारनामा करा गया है दिस इज ओनली फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। ये पूरा कारनामा करा गया है ओनली एंड ओनली फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे किसकी सर, कंप्रेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे सर अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कंप्रेशन की। किसकी बात करेंगे सर अपन यहाँ पे अब अपन बात करने वाले हैं इसमें कंप्रेशन की। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है, यहाँ पर में क्या आ चुका है सर, प्रेशर आ चुका है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से। अब बात चल रही है इसमें किसकी सर, कंप्रेशन की बात चल रही। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। इसका ऐसा या थोड़ा सा प्यार से बनाते हैं इसको अपन। ओके सर, ठीक है। अब जरा 2 मिनट का ध्यान दीजिएगा, थोड़ी यहां पे अपन कर दें साफ सफाई। ओके सर, बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होता है, लाइन डालना पड़ेगा भाई इसके अंदर। सही लाइन लग गई है ये तो, ठीक है। और यहाँ पे भाई देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अभी अपन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन में वॉल्यूम जो है ना सर वो कम होता है। कंप्रेशन में क्या होता है सर, कंप्रेशन में जो वॉल्यूम है ना सर वो हो जाएगा कम। तो अरे मत तो करो, ठीक है। ओके सर, डन। अब जरा ग्राफ पे अपन अच्छे से एक बार फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है सर, तो ये ऐसे जाने वाला है ऊपर की तरफ, ये भी जाने वाला है ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम वी इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम वी फाइनल, ठीक है। अब ना यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, बेहतरीन तरह से देख सकते हैं कि सर देखिए, इसी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए, इसी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा प्रेशर ऊपर वाले कर्व पे लग रहा है, कम प्रेशर नीचे वाले कर्व पे लग रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे एडियाबैटिक, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे सर, इसको अपन बोल देंगे एडियाबैटिक, और इसको अपन क्या बोल देंगे सर, इसको अपन बोल देंगे आइसोथर्मल। यस सर। तो यहां पर ये वाली जो बात थी, 2 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर एक्सपेंशन आ रहा है,
यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है तो कम होने पे क्या आ जाएगा सर, कंप्रेशन। वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है तो कम होने पे क्या आ जाएगा सर, कम होने पर आ जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाले दोनों फंडे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं? सर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो गया? यस सर, बिल्कुल पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। चलिए भैया, ग्राफ वाली चीज पूरी क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ये भाई ये छपा हुआ सवाल होता है, ऑलमोस्ट छपा हुआ सवाल है कि ये वाला और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी डायनामिकल system in thermal equilibrium the total energy is distributed equally amongst all the degrees of freedom and the energy associated with each molecule per degree of freedom energy associated with each molecule per degree of freedom ये याद रखो बेटा, हाफ केबीडी होता है। ठीक है, हाफ केबीडी मतलब 1/2, केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब यहां पर टेम्परेचर है। ठीक है, वेयर केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये है इसका लॉ। अब जरा ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ, भाई तीन तरह के हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज, भाई वेलोसिटी अपन कहां पे लेंगे, एक्स कंपोनेंट, फिर लेंगे वाई कंपोनेंट, फिर लेंगे जेड कंपोनेंट। ध्यान देना अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है सर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला सर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट, फिर वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट, फिर वेलोसिटी का जेड वाला कंपोनेंट। हो गया पक्का? तो टोटल एनर्जी जो होती है ना वो अपने पास हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मेजरली तीन लेके चलेंगे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहां पे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ओके सर, डन। अब यहां पे अपने पास लिखा हुआ, इन केस ऑफ डायटोमिक गैसेस वी हैव स्टडीड अबव दैट ईच मॉलिक्यूल हैज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एडिशन टू 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देयरफॉर यहां पे कुल मिलाकर के अपने पास में ये तीनों का एडिशन और ये रोटेशनल वाला हो गया। भाई जरा ध्यान देना, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर लीनियर वाले केस में आता है। ठीक है, तो सर रोटेशनल में क्या आता है सर, रोटेशनल में आता है हाफ इंटू मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा। तो आई बेसिकली स्टैंड्स आउट फॉर moment of inertia. I basically stands out for what? I basically stands out for moment of inertia. mass into distance का स्क्वायर मतलब किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो ये अपने पास में होने वाली है टोटल एनर्जी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज बाकायदा तरीके से क्लियर आउट हो रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आउट हो रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, ओके सर, डन हो चुका है ये वाला पूरा फंडा। चलिए, assumptions क्या क्या है अपने पास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो भाई पहला क्या है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। ऐसा अपना assumption था, assumption है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बेसिकली परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। फॉर अ गिवन गैस दे आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट्स बट फॉर डिफरेंट गैसेस दे आर डिफरेंट। ठीक है, किसी भी एक गिवन गैस के लिए सारे के सारे गैस के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिकल होंगे, लेकिन दो अलग अलग गैसेस के लिए जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग होंगे, आइडेंटिकल नहीं हो सकते सर वो। ठीक है, उसके बाद द molecules of a gas are in the state of incessant random motion. They move in all the directions with different speeds. और speed approximately किस order में होती है सर, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। ठीक है, and obey Newton's law of motion. They basically obeys Newton's law of motion. ये अपने पास दो assumption है। तीसरा, the size of gas molecules is very small as compared to the distance between them. ठीक है, गैस का जो डिस्टेंस है ना, गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर गैस का डिस्टेंस, गैस के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिशंस, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा होता है एज व्हेन कंपेयर टू इट्स ओन साइज। ओके सर, डन। तो हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस काफी ज्यादा होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा हो जाता है सर। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, जो कि होता है परफेक्ट गैसेस में। ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, और एनर्जीज यहाँ पे कंप्लीटली काइनेटिक होती है बिकॉज पोटेंशियल तो होती ही नहीं है। आइडियल गैसेस के पास में
इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं होती बिकॉज किसी भी आइडियल गैस के किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को आसपास लाने में या दूर लेके जाने में हमें कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं वर्क करना पड़ता सर? बिकॉज वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो हमें गैस के मॉलिक्यूल्स को पास लेके आने में दूर लेके जाने में हमें कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब वर्क ही नहीं करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट जस्ट जीरो के बराबर। ओके सर, बढ़िया। उसके बाद क्या है सर? यहाँ पे The collision of molecules with themselves and the walls of the vessel are perfectly elastic collision होता है यहाँ पे। There is no concentration of the molecules at any point inside the container, that is molecular density is uniform throughout the gas। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे गैस का concentration ज्यादा हो गया और कहीं पर गैस के molecules में concentration कम हो गया, नहीं सर, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है throughout in the gases। ठीक है, a molecule moves along a straight line between two successive collisions and the average straight distance covered between them between the two consecutive collision is called as the mean free path। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ओके सर, डन 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 डन, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, दैट इज द टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, एज कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो कोलिजन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। तो कोलिजन के समय का जो टाइम इंटरवल है और दो कोलिजन्स के बीच का जो समय अंतराल है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे अपन आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ पे डेफिनेशन क्या लेके रखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना अपन पहली बात तो देखो बेटा क्या है कि अपन n से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला बनेगा 3a - r, उससे मैं करवाऊंगा आपको वाकिफ। तो वी में ऑल्सो डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम एज द पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। ठीक है, किसी भी सिस्टम के पास में कितने पॉसिबल वेज में कितने पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स पे एनर्जी हो सकती है उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। अब जरा ध्यान देंगे अपन यहाँ पे, भाई ये तो उसकी रिक्वायर्ड थ्योरी थी, ये इसकी रिक्वायर्ड थ्योरी है। अब यहाँ पे ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो पूरा मैटर है वो शुरू यहाँ से होता है, यहां ध्यान दो। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में नंबर ऑफ मतलब n का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है 3a - r। इसमें a अपने पास क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। r अपने पास में क्या होगा सर? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। ठीक है, अब ये क्या होगा मैं आपको पूरा बताता हूं। इसमें पहला क्या लिखा हुआ है? मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? मोनो एटॉमिक गैस। जब अपन एक एटम वाले गैस की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में एक ही एटम है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। भाई इसके साथ में कोई आसपास है नहीं, इसके रिलेशन 0 बनेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3a - r। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3a - r, तो 3 - 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 के बराबर हो जाएगा। ये रहा इसके पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम x, y और z पे। ठीक है, आई बात समझ? आई बात समझ? मतलब वही ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, काइनेटिक, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। दिस इज ऑल अबाउट मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक है, अगला वाला अपने पास में क्या होगा सर? डाई एटॉमिक गैस होगा। अब इसमें अपन कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो जरा इसको अपन चेक करना शुरू करते हैं। कहां से सर? यहां से। ठीक है, ये देख, यहां देख लो बेटा, यहां पे यहां पे यहां पे ये रहा, ये अपने पास में दो एटम्स हैं, तो अपने पास में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए सर? 2 हो गए। उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिलेशन कितना बन सकता है सर? सिर्फ एक ही लाइन इसके बीच में ड्रॉ की जा सकती है, तो इंडिपेंडेंट रिलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3a - का r, तो 3 टाइम्स a का मतलब है 2 माइनस r का मतलब है 1, तो 6 - 1 करेंगे तो 5। ठीक है, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में कितना हो जाएगा सर? 5 के बराबर। तो 5 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में कितना बन जाएगा सर? 5 के बराबर बन जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है? यस सर, बाकायदा क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, ये अपने पास में था डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे बढ़े, अब आते हैं ट्राइएटॉमिक गैस में। इसमें अपने पास में 2 केस बनते हैं, एक होता है लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, एक होता है नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस। ठीक है, जहां तक बात है लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस की, तो अपने पास में कितने आइटम्स हैं? 1 2 3। इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने बन सकते हैं सर? यहाँ पे एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, मतलब 2 बन सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, एक ये हो चुका है, एक ये हो चुका है। ठीक है, इसके अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालना होगा ना, तो 3a - का r कर दीजिएगा। ठीक है, 3 × a - का r कर दीजिएगा, तो 9 - 2 करेंगे तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास में बन जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 7। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? ये अपने पास में था सर
लीनियर के लिए, ठीक है, जब लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तब ये मसला होता है। ओके सर, डन। अब आते हैं कहां पे सर, नॉन लीनियर वाले केस पे आते हैं, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये अपने पास में नॉन लीनियर है, नंबर ऑफ आइटम्स तो सर फिर भी 3 है, ठीक है। अब जरा अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। सर ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकेंड रिलेशन है, और इसके बीच का ये थर्ड रिलेशन है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं सर, उसकी मात्रा भी 3 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3a माइनस का r, तो 3 इंटू a मतलब 3 माइनस का r मतलब 3, ठीक है। तो 9 माइनस का 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। 6 अपने पास में क्या बन जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 बन जाएगा। तो ये रहा अपने पास में 6 इसका आंसर, ठीक है। ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर पूछा जाता है, इसको अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बसा करके रख लीजिएगा। ओके सर, डन हो चुका है ये वाला फंडा। चलिए अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, ठीक है। तो भाई जरा एक बात पे आप अच्छे से गौर करते हुए चलिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, एक गैस के हम मॉलिक्यूल की बात करें तो गैस का मॉलिक्यूल ना पहले ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे पीछे की तरफ पलट गया, ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल पहले ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे पीछे की तरफ पलट गया। अब जब आपको उसमें यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो आप कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो भैया फाइनल पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस मास इंटू एक्स एक्सेस पर ही वेलोसिटी है, फाइनल मोमेंटम माइनस कर देंगे अपन क्या सर, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है सर, m इंटू वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो माइनस का ट्वाइस ऑफ mvx, माइनस का ट्वाइस ऑफ mvx, दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे अपन निकाल दिया इसका चेंज इन मोमेंटम, जो कि अपने पास में आ चुका है माइनस का 2mvx। अब देख लो भाई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम इंपार्टेड टू द वॉल्स ऑफ द क्यूब इन वन कोलिजन। भाई ये जो चेंज इन मोमेंटम आया था ना, ये तो आया था पार्टिकल का, गैस के पार्टिकल का, ठीक है ना। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इंपार्टेड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। भाई गैस का मॉलिक्यूल गया जाकर के टकराया कंटेनर के वॉल से, तो गैस के मॉलिक्यूल में जो मोमेंटम में चेंज आया वो ये वाला चेंज रहा, ठीक है। नाउ अगर गैस के मॉलिक्यूल में मोमेंटम में चेंज आया है तो वैसा ही कुछ चेंज जो है मोमेंटम का, वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी इंपार्ट हो चुका होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो प्लस का होगा ट्वाइस ऑफ mvx, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनना बात को अच्छे से, in any small interval of time, small time interval मतलब delta t, a molecule with x component of velocity vx will hit the planar wall if it is within the distance of vx delta t, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि गैस का मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और वो गैस का मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है फॉर डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब vx इनटू डेल्टा टी का ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। ये अपने पास में स्पीड इनटू टाइम आ रहा है, इसको देख करके हड़बड़ा मत जाना, कुछ नहीं है सर, ये डिस्टेंस ही है। क्या है सर अपने पास में, ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया फ्रॉम द वॉल, देयरफॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द वॉल्यूम कैन हिट द वॉल इन द सेम टाइम, ठीक है। भाई जब ये ट्रैवल करेगा तो वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और भी लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम वाइज खेलना शुरू करा। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। एरिया कितना मान लिया अपन ने a, और उसके अपने पास में वॉल्यूम कितना होगा सर, यहाँ पे मतलब वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ मतलब डिस्टेंस, वो अपन कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम करके, ठीक है। मैंने कहा था कि जो लिखा हुआ है ना vx डेल्टा t, दिस इटसेल्फ इज बेसिकली अ लेंथ ओनली। तो ये अपने पास वॉल्यूम ही तो आ गया, ये अपने पास में क्या आ गया सर, ये अपने पास में वॉल्यूम ही तो आ गया। वॉल्यूम कैसे निकलता है सर, एरिया इंटू लेंथ करके निकलता है, एरिया इंटू डिस्टेंस करके निकलता है वॉल्यूम, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जल्दी पहुंचने वाले हैं। ओके सर, डन, ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाओ बेटा। अगर n इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अपन ने क्या मान लिया है कि n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपने पास में टोटल अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा सर, एरिया vx डेल्टा t, ठीक है। ये जो अपने पास में है ना सर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये अपने पास में जो बना है ना सर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ये अपने पास में क्या बन गया सर, ये बन चुका है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NaVX डेल्टा टी, वही चीज यहां पे लिखा है NaVX डेल्टा टी। बट ऑन एवरेज सिर्फ आधे ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि दरअसल वॉल की तरफ जा रहे होते हैं, बाकी आधे पलट के पीछे की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाकर के एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं वॉल्स के ऊपर, सिर्फ आधे, ठीक है। तो टोटल कितना था अपने पास में NaVX डेल्टा टी, उसका सिर्फ आधे ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जाकर के वॉल्स पे टकराएंगे और फिर इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, उम्दा तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। ओके सर, ये अपने पास में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। चलिए, एज कोलिजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द वॉल्स इंपार्ट अ मोमेंटम ऑफ दिस मच टू द वॉल, देयरफॉर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल। भाई अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो 2mvx का मोमेंटम इंपार्ट करता है तो अपने पास में डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में कितना मोमेंटम जो है वो इंपार्ट हो सकता है, उसके लिए बस एक काम करना पड़ता है। मोमेंटम जो एक मॉलिक्यूल ने इंपार्ट करा वो ये रहा, अपने पास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ये रहे, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो अपने पास में ये बच जाएगा mNaVX का स्क्वायर डेल्टा टी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अपन निकालने वाले हैं फोर्स। भाई न्यूटन के सेकंड लॉ का बहुत ही ताबड़तोड़ इस्तेमाल यहां पे किया हुआ है। न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और उसमें भी अपन क्या करेंगे ना सर, अगर अपन लिमिट लगा देते हैं जिसमें डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है तब जाकर के अपने को फोर्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये अपने पास में हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास को रख देंगे बाहर और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, dv अपॉन dt। अब भाई साहब dv अपॉन dt मतलब क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज गोइंग टू गिव यू नथिंग बट फोर्स ओनली, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। तो फोर्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को टाइम से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। ये रहा अपने पास में मोमेंटम, इसको अपन डिवाइड के टाइम से, ये आ जाएगा अपने पास में सिंपली फोर्स, ठीक है। बस यही चीज थी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था भाई, पक्का? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो बस वही चीज है, इसको अपन ने मीन करके ऐसे लिख दिया है इसको, ठीक है। vx का स्क्वायर ऊपर से अपन ने बार लगा दिया है मीन वेलोसिटी के तौर पे, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वन शॉट रिवीजन में पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। ज्यादा सुप्रीम फोकस किन चीजों पे करना है सर, प्रेशर पे करना है, फोर्स मतलब कितना प्रेशर इंपार्ट हो रहा है वॉल्स पे, इस पे फोकस करना है। और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पे तो छपे हुए सवाल है। और बाकी सवाल में अगर बहुत ज्यादा थ्योरी आती है तो मैं आपको सारे के सारे जो स्पेशल पॉइंट्स थे वो कवर अप करवा चुका हूं लाइन बाय लाइन। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।